नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए होम साइंस गृह विज्ञान चैप्टर 7 और इसके कई सारे पार्ट हैं, जिसमें ए पार्ट है और बी पार्ट है, तो आज हम पार्ट ए की बात करेंगे। देखिए, पार्ट ए से पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 7 जो है, वो विविध संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताओं के बारे में है और पार्ट ए जो है, वो कहता है पोषण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान। इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें हमें पढ़ाई करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं नए सिलेबस और न्यू टॉपिक के हिसाब से होम साइंस क्लास 11 पार्ट ए के। तो आइए हम स्वास्थ्य के आयाम के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर स्वास्थ्य के आयाम के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे कि स्वास्थ्य के मुख्यतः 3 आयाम होते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा, पहला आयाम जो है वो सामाजिक स्वास्थ्य होता है, दूसरा जो है वो मानसिक स्वास्थ्य होता है और तीसरा जो है वो शारीरिक स्वास्थ्य होता है। तो ये 3 स्वास्थ्य के जो आयाम हैं, ये आपको स्वास्थ्य के आयाम में अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो बताना पड़ेगा। सामाजिक स्तर पर जो स्वास्थ्य होता है वो, मानसिक स्तर पर जो स्वास्थ्य होता है वो और शारीरिक स्तर पर जो स्वास्थ्य होता है उसके बारे में आपको बताना जरूरी है। अभी हम इन तीनों टॉपिक के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे कि सामाजिक स्वास्थ्य क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, शारीरिक स्वास्थ्य क्या होता है। तो हम बात कर लेते हैं सामाजिक स्वास्थ्य के बारे में। तो आइए जान लेते हैं कि सामाजिक स्वास्थ्य क्या होता है। सामाजिक स्वास्थ्य के बारे में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है सामाजिक स्वास्थ्य। और ये सामाजिक स्वास्थ्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, आपके जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो सामाजिक स्वास्थ्य का तात्पर्य अर्थात मतलब व्यक्ति के उस क्षमता से है, उस शक्ति से है, जिसके द्वारा वह समाज में रहते हुए लोगों के अर्थपूर्ण एवं स्वस्थ संबंध स्थापित करता है। एक समाज है और आपको पता है कि समाज में कई तरह के लोग रहते हैं, कई तरह के लोगों से आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। अब एक समाज भी तो है जिसमें हमारे चाचा ताई फूफा फूफा रिश्तेदार, दूसरे रिश्तेदार, वो सब किसी न किसी तो समाज में ही रहते हैं। उन सभी के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना, एक अच्छा संबंध बनाना, एक प्यार भरा संबंध बनाना, ये प्यार मतलब रिश्ते वाली है, कोई और वाला नहीं है, तो आप गलत मायने में मत लीजिएगा। तो यहाँ पे जो ये संबंध है स्थापित करना, यही सामाजिक स्वास्थ्य होता है। सरल शब्द अर्थात आसान शब्दों में कहें तो सामाजिक स्वास्थ्य जो है वो व्यक्ति की वह क्षमता अर्थात शक्ति से है, जिसके कारण वह स्वयं को समाज में स्थापित कर पाता है, मतलब खुद को किसी भी सिचुएशन में ढाल पाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सामाजिक स्वास्थ्य व्यक्ति के सामाजिक कौशल से होता है, मतलब उनके ज्ञान से होता है, उनके स्किल से होता है, जिसके द्वारा वह दूसरे लोग और सामाजिक संस्थाओं के साथ अच्छी तरह व्यवहार कर संबंध स्थापित करते हैं। यही मैंने आपको बताया कि एक मधुर रिलेशन बनाना ही सामाजिक स्वास्थ्य है। अगर एक समाज में रहने के बावजूद आपको कई तरह के लोगों से मुलाकात होगी, कुछ पागल टाइप के होते हैं, कुछ चोर टाइप के होते हैं, कुछ दुष्ट टाइप के होते हैं, कुछ बेकार मतलब सोच, और उसमें कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। उनके साथ आप देखते हो ना कि सभी लोग बड़े अच्छे से प्यार से नमस्कार करते हैं, नमस्ते करते हैं, उनके आते ही कुर्सी, चेयर, चाय, कॉफी, मिठाई वगैरह के लिए पूछते हैं। लेकिन उसमें आप पागल आएगा तो आप बैठने दोगे? तो वो तुरंत भगा दोगे। तो यही तो रिलेशन है। सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब यही होता है कि अपने समाज में रहने के बावजूद सभी लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशन, एक मधुर संबंध स्थापित करें। अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक स्वास्थ्य के निर्धारक, किन-किन चीज़ों के ऊपर आप सामाजिक स्वास्थ्य को निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो कहता है योग्यता के अनुरूप। योग्यता के अनुरूप व्यवसाय अथवा नौकरी। कोई व्यक्ति किस तरह का व्यवसाय करता है, किस तरह का व्यापार करता है, किस तरह की नौकरी करता है, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम सामाजिक स्वास्थ्य का निर्धारण करते हैं। इसके अलावा मैं बता दूँ, समाज में रहने वाले लोग जो होते हैं उनके स्वास्थ्य सेवाओं तक उचित पहुंच होना चाहिए। देखिए, स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी चीजें हैं जो एक व्यक्ति को स्वस्थ रखने में मदद करता है, उस तक उसकी पहुंच होनी चाहिए, मतलब वो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए उन सारी चीजों का उपयोग कर सके। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है उचित सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों से सामना कर सके। देखिए, समाज में रहने के बावजूद आपको पता है कि अलग-अलग तरह की परिस्थितियों का सामना समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति को करना पड़ता है। तो अब उनको समाज में रहने के बाद आर्थिक परिस्थितियों से सामना करना आना चाहिए। कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल, जहाँ पे वो काम करते हैं, वहाँ पे उनका जो माहौल है, वो सुरक्षित होना चाहिए। एक संवेदनशील माहौल में वो ना रहे या फिर ऐसा माहौल ना हो जहाँ पे अक्सर लड़ाई झगड़े हो जाएँ या फिर एक्सीडेंट हो जाए या उनके स्वास्थ्य पे कोई बुरा असर हो जाए, ऐसी परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट हमारा कहता है उचित धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं तथा नैतिक मूल्य।
देखिए समाज में अलग-अलग धर्म संस्कृति के लोग रहते हैं और सबका अपने-अपने धर्म के प्रति अलग-अलग मानना है। कुछ हिंदू लोग हैं जिनको अपने अलग-अलग देवी-देवताओं में मान्यता है उनका, कुछ मुस्लिम लोग हैं जिनको अल्लाह में मान्यता है, कुछ ईसाई हैं जो गॉड, सिस्टर, फादर वाले देवता को मानते हैं। तो सिख का मतलब अलग देवता है, तो उन सभी की जो संस्कृति है उनका मूल्य होना चाहिए समाज में और अच्छे तरीके से होना चाहिए। अगला पॉइंट हमारा कहता है सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण। क्या-क्या ऐसे लक्षण हैं जिनसे आप पहचान पाओगे कि समाज में जो ये व्यक्ति है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है? ऐसे कौन-कौन से चीजें हैं जो आपको उस व्यक्ति में, उस सामाजिक प्राणी में देखना चाहिए जिससे आप यह पता कर पाएँ कि वह व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है? तो पहला तो है सहनशील, मतलब उस व्यक्ति को स्थिर होना चाहिए, ज़्यादा बक-बक नहीं करना चाहिए, दूसरों की बातें सुननी चाहिए। जो व्यक्ति ज़्यादा बोलता है उसे उतना मंदबुद्धि समझा जाता है और दूसरों की मदद के लिए तत्पर होना चाहिए। ये नहीं कि अपने काम से काम रख रहे हो, कोई व्यक्ति बीमार है, परेशान है, तो उसके लिए किसी प्रकार का कोई सेवा नहीं कर रहे हैं, कोई सहायता नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कहता है सबसे मधुर तथा सभ्य ढंग से व्यवहार करें, अपने से छोटे, अपने से बड़े, अपने समान सभी व्यक्ति से मधुरता से बात करें, सम्मान के साथ बात करें। और तीसरा पॉइंट जो हमारा कहता है वो है दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास, दूसरों के प्रति खुद का जिम्मेदारी जो है वो पता होना चाहिए। जैसे कि आप कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं कार्य कर रहा है, जब वो कार्य कर रहा है तो उसके उस कार्य की कुछ न कुछ जिम्मेदारियां होगी, उस जिम्मेदारियों को पूर्ण तरीके से निभाना। जैसे मैं शिक्षक हूँ तो मेरा ज़िम्मेदारी बनता है कि अपने बच्चों को सही तरीके से पढ़ाऊँ। आप स्टूडेंट हो तो आपका ज़िम्मेदारी बनता है कि आप सही तरीके से पढ़ाई करके एग्ज़ाम में पास हो। इसके अलावा लोगों के साथ आसानी से सामंजस्य स्थापित कर लेना, ये नहीं कि किसी के साथ संबंध बनाने में, किसी के साथ दोस्ती करने में, अब हमें किसी व्यक्ति के साथ दोस्ती करना है तो सबसे पहले हम उसका बैंक बैलेंस चेक करेंगे कि भाई उसके पास पैसा है कि नहीं। दूसरा क्राइटेरिया रख देंगे उसके पास कार होना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया रख देना चाहिए कि उसके पास 10 जोड़े जूते होने चाहिए। चौथा कहेंगे कि 20 घड़ियाँ होनी चाहिए। तो ये दोस्ती करने का कोई तरीका नहीं है। दोस्ती ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं माँगता, वो तो एक दिल का रिश्ता है। एक समझ है, जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझता है, वही दोस्ती में बदल जाता है। तो अपने आप को बहुत ही आसानी से कहीं भी स्थापित कर लेने जैसा खुद को बनाना चाहिए। अगर ये सारे लक्षण किसी व्यक्ति में हैं, तो वो व्यक्ति एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, जो समाज में रहने योग्य है। अब हम दूसरे टॉपिक के ऊपर आ गए हैं। पहला तो सामाजिक था, दूसरा है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। तो आइए अब हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का तात्पर्य व्यक्ति के भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक सुयोग्यता से है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति, मानसिक स्वास्थ्य का क्या मतलब होता है, जिसका दिमागी संतुलन सही होना चाहिए, उसकी मानसिकता सही होनी चाहिए, उसका विचार सही होना चाहिए, जिसके कारण व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के सामान्य स्तर के तनावों के बावजूद भी समाज में सुचारू रूप से कार्य कर सके। देखिए समाज में अलग-अलग तरह के व्यक्ति रहते हैं और उनको अलग-अलग तरह की परेशानियाँ होती है। कभी हमारे घर में कोई दिक्कत होती है, कभी समाज में दिक्कत होती है, कभी ऑफिस में लड़ाई हो जाती है, कभी ट्रेन में लड़ाई हो जाती है, कभी बाइक वाले से लड़ाई हो जाती है, कभी मतलब बत्ती कहने का मतलब है ट्रैफिक में लड़ाई हो जाए, तो ये नहीं है कि अब इसका मतलब कि हम वहीं पे अपने आप को खत्म करने लगे, किसी को खून कर दें, किसी को मार दें, बहुत गुस्से में आ जाए, नहीं ऐसा नहीं है। हमें ऐसा करना है कि हम अपने आप को शांत रखें, इतनी सारे तनाव के बावजूद भी समाज में सही तरीके से हमें रहना है, जिससे हम अपने मानसिकता को अच्छा प्रदर्शित कर सकें। अब देखिए, अब एक घर में तो अलग-अलग तरह के तनाव होते रहते हैं। अब इसका क्या मतलब है? अगर घर में हमारे पास पैसे की तंगी हो गई, तो हम क्या करेंगे? जाएँगे और वाइफ़ को खून कर देंगे, बाल-बच्चे को पीटने लगेंगे, लैपटॉप तोड़ देंगे, मोबाइल तोड़ देंगे, तो क्या इससे पैसे की तंगी खत्म हो जाएगी? इससे हमारा मानसिकता दिखाता है कि हमारा दिमागी संतुलन सही नहीं है, हम पागल हो चुके हैं। और ये मानसिकता जो है अगर किसी व्यक्ति के तनावों के बावजूद भी, मतलब दिक्कतों के बावजूद भी वो नॉर्मल बिहेव करता है, बिल्कुल बैलेंस है, नॉर्मल है, तो वो यही दिखाता है कि वो मानसिक स्वस्थ है। अब हम बात कर लेते हैं मानसिक स्वास्थ्य के सूचक क्या है? अगर कोई व्यक्ति मानसिक स्वस्थ है, मतलब दिमाग उसका सही है, तो उसके क्या-क्या लक्षण हो सकते हैं? तो पहला तो है व्यक्ति स्वयं को समर्थ, सक्षम महसूस करता है। किसी भी परिस्थिति में वो सक्षम है। किसी भी काम करने में वो सक्षम होता है। तो वही होता है पहला लक्षण। दूसरा है वह दैनिक जीवन के सामने आने वाले समान स्तर के तनावों से आसानी से निपट सकता है। अब डेली किसी न किसी तरह की परेशानी आती है, काम का तनाव होता है, पैसे की तंगी होती है, ईएमआई का तंगी होता है,
अब इन सभी चीज़ों से वो परेशान ना होके उन सभी चीज़ों से निपटने की क्षमता अपने अंदर रखता है, तो इसे हम मानसिक स्वस्थता का सूचक कहते हैं। तीसरा है, उसके दूसरों से संबंध जो है वो संतोषप्रद होते हैं। दूसरे व्यक्ति के साथ वो शांति से, मधुरता के साथ अपने संबंध को स्थापित करता है। और चौथा पॉइंट हमारा कहता है, वह स्वतंत्र जीवन बिता सकता है। मतलब वो एक फ्रीडम लाइफ फ़ील कर सकता है, एक स्वतंत्रता पूर्वक अपने जीवन को जी सकता है। मानसिक या भावात्मक तनाव की कुशलता से मुकाबला कर सकता है। मतलब घुमा-फिरा के आप समझ लीजिए किसी भी प्रकार का तनाव हो, वो उसे अपने आप हैंडल करके सही कर सकता है। तीसरे नंबर पे क्या आता है? तीसरे नंबर पे आता है शारीरिक स्वास्थ्य, मतलब शरीर से संबंधी स्वास्थ्य के बारे में। तो आइए बात कर लेते हैं शारीरिक स्वास्थ्य क्या होता है? तो शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब व्यक्ति की शारीरिक क्षमता, मतलब कि हमारे शरीर के अंदर काम करने की जो क्षमता होती है, उससे होता है। सुयोग्यता से, हम कर्मठ कितना है, किसी भी काम को कैसे कर सकते हैं, जिसके कारण व्यक्ति शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त रहते हुए अपने दैनिक क्रियाकलापों को बिना किसी समस्या से आसानी से कर पाता है। देखिए, मैं अपने ऑफलाइन क्लास में देखता हूँ, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल बीमार जैसे रहते हैं। मतलब 2 दिन उनका चेहरा ठीक रहेगा, तीसरे दिन वो ऐसे लगेंगे जैसे कौन-सा रोग उनको घेर रखा है, पिलमौरू जैसे दिखाई देते हैं। तो ये आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, इसका मतलब कि आपका खराब है। आप शारीरिक स्वास्थ्य तभी स्वस्थ तभी रह सकते हैं, जब आप बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहें, आप हरे-हरे रहें। हरे रंग का मतलब ये नहीं कि कल से आप हरा रंग डाल के आ जाइएगा। हरा रंग कहने का मतलब है कि उत्तेजना पूर्वक किसी भी काम में, मतलब बिल्कुल खुश, किसी भी काम को करने की शक्ति हो आपके अंदर में, तो ये आपके शारीरिक स्वास्थ्य को दर्शाता है। अब इसके लक्षण क्या-क्या है, कौन-कौन सी सूचक है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति जो है अपने आप को शारीरिक स्वास्थ्य दिखा सकता है। तो कार्यशीलता उत्तम हो, किसी भी काम करने में अधिक दक्षता हो। अब मान लो कि एक इंसान नॉर्मल 5 केजी का वजन उठाता है और वो 15 केजी का उठा रहा है और बहुत ही नॉर्मल वे में उठा रहा है। इसका मतलब उसका शरीर का जो क्षमता है वो अच्छा है। दाँत साफ होने चाहिए, ब्रश डेली करो तो स्वास्थ्य आप ऐसे ही रहोगे। चमकीले होने चाहिए, देखिए दाँत साफ अगर आपका है और दाँत चमकीला है, इसका मतलब है कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। बैठे और खड़े होने की सीधी मुद्रा, अगर आप बैठे हो तो बिल्कुल तन के और अगर खड़े हो तो बिल्कुल तन के। कई सारे लोगों को आप सड़क पे देखो कि वो पिछला कंधा आगे की तरफ झुका के चलेंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे अभी से वो बुड्ढे हो चुके हैं। मैंने कई बच्चों को समझाया भी है कई बार रास्तों में कि सीधा होके चला करो, नहीं तो सीधा कर देंगे, रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे, उसमें एक खंभा टाँग देंगे, अपने आप सीधा हो जाओगे। तो ये जो आपका मुद्रा है वो भी दर्शाता है कि आप कितने स्वस्थ हो। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होना चाहिए। छोटी-छोटी परेशानियों से आप बीमार ना हो, जैसे कि बहुत सारे बच्चे सर्दी, खाँसी, जुकाम से अक्सर परेशान रहते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें हो जाती है, उनका ठीक नहीं होता है, सर दर्द होता रहता है, पेट दर्द होता रहता है, पैर दर्द होता रहता है, दिमाग में दर्द होता रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाता है कि आपके अंदर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब रोग से लड़ने की जो क्षमता है वो बहुत कमज़ोर है। इसके अलावा बाल चमकदार होने चाहिए, अगर बाल चमकदार है तो आप समझिए आप स्वस्थ हैं। और त्वचा कसी होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल टाइट-टाइट होना चाहिए त्वचा। ये नहीं कि लूज़-बूज़ है, बिल्कुल मतलब लटक रहा है, मुलायम है, अजीब-सा है, भद्दा दिखाई दे रहे हो, हाइट नहीं बढ़ रहा है, मोटा गए हो इतना, मतलब लंबा होने की जगह पे गोल होते जा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपकी शारीरिक स्वस्थ पर बेकार करता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा पर्याप्त नींद नहीं आती है रातों को, तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो हो गया है तुमको तो प्यार सजना, और अगर इसके अलावा अगर प्यार-व्यार नहीं हुआ है, तो समझिए कि आपको बीमारी हो गई है। मतलब बड़ा बुरा लगता है, या तो सीधा प्यार हो जाता है या फिर बीमारी हो जाता है। बीच-बीच वाला रास्ता देखिए ना, कुछ मतलब नींद आए भी, ना भी, मतलब 9 बजे सो जाएँ और 8 बजे उठें, ऐसा तो मज़ा आ जाएगा। खासकर वो बच्चों के लिए जो स्कूल जाते हैं। उनको नींद बहुत कम आती है और कुछ बच्चे तो रात में उठ के मोबाइल-वोबाइल भी चलाते हैं। अचानक से उठ जाते हैं वो रात में और मोबाइल चलाना शुरू कर देंगे। तो देखिए देखिए, ये बात मज़ाक की नहीं है, अगर नींद नहीं आ रही है और आपका नींद पूरा नहीं हो रहा है, अगर 8 से 9 घंटे आप प्रतिदिन नहीं सो पा रहे हो, तो समझो कि कहीं न कहीं आप वो नेगेटिव, मतलब कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आपके स्वास्थ्य पे उसका असर पड़ रहा है। 8 घंटे, 9 घंटे तो नींद चाहिए ही चाहिए। तो आप स्कूल भी जाना होता है सुबह-सुबह, तो कुछ कोशिश करो कि इतने समय में सो जाओ कि आप सुबह 8 घंटे की नींद पूरी करके उठ जाओ। और नींद पूरा रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा, भूख भी समय पे लगना चाहिए। तो ये सारी बातें जो हैं, वो शारीरिक स्वास्थ्यता को दर्शाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट वीवीआई पॉइंट रहेगा ये कि स्वास्थ्य का देखभाल कैसे करेंगे। देखिए पिछले साल भी 2 नंबर में और इसके लास्ट ईयर में ये 3 नंबर में पूछा है। मतलब कि 2 साल से लगातार पूछ रहा है। हो सकता है कि इस बार ये
5 नंबर में पूछ ले, तो इसे ध्यान से देख लीजिए कि स्वास्थ्य जो होता है, उसका देखभाल आप कैसे कर सकते हैं? स्वास्थ्य का आप मतलब बिल्कुल सही तरीके से रख-रखाव कैसे कर सकते हैं? तो आप ना उन प्रयासों को कीजिए जो संतुलित भोजन वगैरह होता है, बैलेंस्ड डाइट होता है, प्रोटीन, वसा, जो भी चीज़ हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है, कैल्शियम वगैरह, उन सभी चीज़ों का संतुलित आहार के रूप में सेवन कीजिए। और इसके अलावा आप शारीरिक, भावनात्मक तथा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज वगैरह कीजिए। देखिए, ये जो व्यायाम है या फिर मेडिटेशन है या फिर बहुत तरह के ऐसे एक्सरसाइज आते हैं जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत ही मदद करेंगे। तो देखिए, इसमें आपको जो मुख्य रूप से 3 स्तरीय चीज़ों में बाँटा गया है, 3 स्तरीय स्वास्थ्य की देखभाल की अगर बात कर लें, तो इन्हें 3 स्तर में बाँटा गया है। पहला जो है हमारा वो है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ, दूसरा जो है वो है माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाएँ और तीसरा जो है वो उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएँ हैं। स्वास्थ्य की देखभाल को मुख्यतः 3 भागों में बाँटा गया है। पहला है प्राथमिक, दूसरा है माध्यमिक और तीसरा है उच्च स्तरीय। अब हम इन चीज़ों को देख लेते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य, माध्यमिक स्वास्थ्य और उच्च स्तरीय स्वास्थ्य से क्या समझते हैं? क्योंकि एक-एक नंबर में पूछा जा सकता है आपसे ये प्रश्न और अक्सर पूछा ही जाता है। देखिए, पूछा जाएगा आपसे कि प्राथमिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं? दूसरा पूछ लेगा माध्यमिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं? या फिर इन दोनों को छोड़ के तीसरे पे हमला कर देगा, जय बजरंगबली की बोले कि उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएँ क्या है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ, यह सेवा सरकार द्वारा लगभग सभी गाँव और जिलों में उपलब्ध करवाई जाती है। देखिए, क्या कॉमन सा बात है, एक ऐसी सेवा जो गाँव, शहर, कस्बा, झुग्गी, झोपड़ी हर जगह उपलब्ध है, जो सरकार उपलब्ध करवाती है। जैसे आयरन की गोली जो 2 दिन पहले आप लोग चबा के आए हो, ओआरएस मतलब लूज़ मोशन में जो वो घोल कहता है पीने के लिए वो। इसके अलावा टीबी की गोली, वो जो टीबी जिसको बीमारी हो जाता है, उसको गोली सरकार के द्वारा मिलता है। तो ये बहुत सारे ऐसे स्वास्थ्य की सेवाएँ हैं जो सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक लोगों को देती है, तो उसे हम प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ कहते हैं। और देखिए, जो केंद्र होते हैं गाँव में आपको पता होगा कि गाँव में केंद्र होते हैं, वहाँ पे डॉक्टर और नर्सेज़ अवेलेबल होते हैं आपके इलाज करने के लिए। इंजेक्शन वगैरह आप ले सकते हो। जैसे यहाँ पे मान लो कि हाल-फिलहाल में मेरे एक स्टूडेंट को कुत्ता काट लिया था। वो कुत्ता काटने के बाद यहाँ पे भागा हॉस्पिटल में, वहाँ पे वो कोई उसको इंजेक्शन ही नहीं दे रहा था। लेकिन आप जब गाँव में जाओगे ना तो आपके गाँव में एक स्वास्थ्य केंद्र होगा। वहाँ पे जाओ आपको फटाफट 4-5 इंजेक्शन डाल देगा। हाँ, ये बात अलग है कि मैडम अगर होगी तब, क्योंकि वो मैडम सब ना महीने-महीने दिन तक आती भी नहीं है। बिहार की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मैं रहता हूँ। महीने में 1 दिन किसी दिन आती है, अपनी खूबसूरती दिखाती है, और फिर वापस चली जाती है। तो यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर आप समझ लीजिए कि वो सेवाएँ हैं जो सरकार के द्वारा गाँव, कस्बे हर जगह फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाओं में क्या होता है कि इसके अंतर्गत ना गाँव वगैरह में कोई लूचा-लफाड़ा नहीं है। ये आपको जिला अस्पताल जाना होगा। हर एक जिला में एक अस्पताल होता है सरकारी, जिसको हम सदर अस्पताल कहते हैं। ये हमारा देहाती लैंग्वेज है, सदर हॉस्पिटल कहते हैं। तो हर एक जिला में होता है। वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाएँ मिलेगा। जैसे कि आपका पैर टूट गया, आपको लगा कि आपका पैर टूट गया है। आप गए वहाँ पे प्राथमिक वाले पे, उसने पट्टी-वट्टी बाँध दिया, लेकिन पैर आपका ठीक ही नहीं हो रहा। आपको थोड़ा नेक्स्ट लेवल का एक्स-रे वगैरह करवाना होगा, प्लास्टर वगैरह करवाना होगा, तो आप माध्यमिक स्तर पर जाओगे और माध्यमिक स्तर पर जाते ही वहाँ पे कुछ-कुछ मशीनें होती हैं, अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, तो वो आपकी जाँच वगैरह करेंगे, अस्पताल में भर्ती भी कर सकते हैं क्योंकि प्राथमिक में तो अस्पताल में भर्ती-वर्ती करने का कोई टेंशन ही नहीं होता है, उनके पास कुछ होता ही नहीं है। कुर्सी होता ही नहीं है बैठने के लिए, आपको बैठाएँ, वो भर्ती कहाँ करेंगे? माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाएँ जो होती है, वहाँ पे आपको भर्ती करके एक लंबे समय तक आपका उपचार किया जा सकता है। और तीसरा जो है उच्च स्तरीय सेवा, इसमें देखिए इसमें ना एक बड़ा ही विशिष्ट लेवल का आपका उपचार होगा। मतलब कि आप इसको यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना जिला अस्पताल, इसको छोड़िए, हम समझाते हैं आपको बात को, कि जैसे कि आपको दिल्ली भेज दिया एम्स में, बिहार के हैं आप, समस्तीपुर में आप रहते हैं, इलाज करवाने गए वहाँ पे समस्तीपुर के हॉस्पिटल में, वहाँ पे उसको समझे नहीं आया। सीधा रेफर दिल्ली, एम्स जाइए, वहाँ पे इलाज कीजिए। अब आप यहाँ आए बाय दिल्ली, इतना जगमगा था, आप वहाँ एम्स का बिल्डिंग देखिए, आपको लगा ये सिनेमा हॉल तो नहीं है, क्योंकि अलग से देखने पे आपको वो बड़ा चमचमाता हुआ, रात को देख लीजिए लगेगा कि अंदर में सिनेमा थिएटर चल रहा है। लेकिन एक बार अगर आप अंदर घुस गए, तो आपको लगेगा कि नरक का दरवाज़ा यहीं से खुलता है। तो उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवा का मतलब हो गया जहाँ पे बहुत ही उन्नत किस्म का मशीन से, टेक्नोलॉजी से अच्छे-अच्छे डॉक्टर, व्हाइट-व्हाइट डॉक्टर बिल्कुल अंग्रेज जैसे चमकते हुए गले में आला डाल के आएँगे, सीना में सटाएँगे और 2-4 बार बोलेंगे खाँसो, ऊपर-नीचे साँस लो, उसके बाद बताएँगे हाँ, आपको ये बीमारी है। मतलब बहुत ही उम्दा लेवल पे वहाँ पे इलाज होता है। तो ये उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएँ हुई। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा प्राथमिक सेवाएँ, माध्यमिक सेवाएँ और उच्च स्तरीय सेवाएँ। तो ये आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। आगे के टॉपिक पे चलते हैं।
तो हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के सूचक के बारे में कि स्वास्थ्य के सूचक क्या-क्या होते हैं। देख लीजिए, स्वास्थ्य एक बहुआयामी स्थिति है, जिसमें हर आयाम विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है। इसलिए किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य की जाँच के लिए विभिन्न सूचक हो सकते हैं। एक इंसान है, उसके अंदर थोड़ी ना है किसी को सिर्फ खाँसी-बुखार ही आएगा, वो कई तरह से बीमार हो सकता है। बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियाँ भी हो सकती है, बहुत छोटी-छोटी बीमारियाँ भी हो सकती है, या फिर मध्य वर्गीय बीमारियाँ भी हो सकती है। तो जैसे कि मृत्यु दर, रोग तथा बीमारी की दर, अक्षमता की दर, पोषण की स्थिति, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धि, या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं का मतलब जो व्यक्ति का पहुँच होता है वो सही तरीके से ना हो, वातावरण मतलब जहाँ पे वो रहते हैं, एनवायरनमेंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एक स्वास्थ्य के सूचक के लिए, और स्वास्थ्य की नीति वगैरह जो है, इन सभी चीजों का निरीक्षण किया जाता है, जांच किया जाता है, पड़ताल किया जाता है। ये सारी चीजें क्या है, स्वास्थ्य के सूचक में है। अब ये सारी बातें तो हो गई, और ये आपके सिलेबस का वीवीआई पॉइंट है, ये है पोषण तथा स्वास्थ्य। ये क्या है? तो देखिए, भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों का शारीरिक क्रिया द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग जो है वो पोषण कहलाता है। ऑलरेडी हमने होम साइंस में कई बार इन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन कर लिया है कि पोषण क्या होता है। तो पोषण वही चीज है जो सुबह-सुबह नाश्ता, दोपहर में भोजन और रात के खाने में आप लोग लेते हो, और वो पोषण आपके अंदर जाता है, फिर उससे एंजाइम निकलता है, वो हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुँचता है खून के साथ, जो हमें कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। यही पोषण है। पोषण तथा स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक हैं। ये गोविंदा और रानी मुखर्जी की जोड़ी है, एक सिक्के के दो पहलू। फिर आप कह सकते हो शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी। तो ये देखिए, स्वास्थ्य और जो पोषण होता है वो एक दूसरे के पूरक है, ये एक दूसरे के बिना नहीं काम कर सकते हैं। तो पोषण तथा स्वास्थ्य के बीच गहरे संबंध है, मतलब ये दोनों इन रिलेशनशिप में हैं। अनुमान आप लगाया जा सकता है इससे कि सबके लिए स्वास्थ्य जैसे वैश्विक अभियान से भी उचित पोषण पर विशेष बल दिया जाता है। वैश्विक अभियान मतलब डब्ल्यूएचओ के अलावा बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो हमारे मतलब कि भोजन में ये देखते हैं कि इसमें पोषण है कि नहीं है। बहुत सारे डब्ल्यूएचओ भी बहुत तरह की चीज़ों को उपलब्ध करवाता है, जिससे किशोर एवं किशोरियों को सही समय पर पोषक तत्व प्राप्त हो और उनके शरीर में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो यही पोषण और स्वास्थ्य है। कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें समझ लेते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों का रख-रखाव, विभिन्न तंतुओं के निर्माण एवं उनके कार्य करने की क्षमता जो होता है, वो उचित उचित पोषण पर ही निर्भर करता है। हमारा शरीर, आँख सही है, दिमाग सही है, मुँह सही है, दाँत सही है, पैर सही है, पेट सही है, कान सही है, नाक सही है, तो कहीं न कहीं इन सभी चीज़ों को सही रखने के लिए अलग-अलग तरह के पोषण की आवश्यकता होती है, और ये हमारे भोजन के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। शरीर की वृद्धि के लिए भी बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, जहाँ से शुरू होते हैं वहीं खत्म होते हैं। मैं किसी का मतलब शिकायत नहीं कर रहा हूँ, छोटे लोग भी होते हैं, बड़े कामयाब लोग हैं वो, बड़े सक्सेसफुल लोग हैं। खासकर यूट्यूब पे देखिए, छोटे-छोटे लोगों का भी अपना बोलबाला है वहाँ पे यार। तो जो छोटे लोग हैं, उनका शरीर जो वृद्धि नहीं कर पाता है, इसमें भी कहीं न कहीं पोषण का ही काम है। उनके शरीर में पोषण की कमी है, उनको सही तरीके से पोषण प्राप्त नहीं हुआ है। इसी कारण से उनका शरीर सही तरीके से विकास नहीं कर पा रहा है, और दुनिया उन्हें चिढ़ाती है। तीसरे पॉइंट की बात कर लें, किसी भी व्यक्ति का जो अच्छा स्वास्थ्य होता है, उसके पोषण स्तर पर ही निर्भर करता है। कोई व्यक्ति कितना स्वस्थ है, कितना हेल्दी है, कितना फिट है, वो उसके खान-पान पर निर्भर करता है। अर्थात उचित पोषण के कारण ही कोई व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रख सकता है और बीमारियों से बचा सकता है। उसके अंदर अपने दैनिक कार्यों को बिना थके करने की क्षमता प्राप्त होती है, मतलब जो काम वो प्रतिदिन करता है ना, उस काम को करने की क्षमता उसके भोजन के माध्यम से ही प्राप्त होता है। देखिए, आप लोग को मैं एक चीज बताता हूँ। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति को मैं ले लेता हूँ। एक व्यक्ति ना बहुत गरीब है, वो गरीब है तो उसके शरीर में, और एक व्यक्ति जो मध्यम वर्गीय, मतलब उसको खाना पीना ठीक ठाक मिल जाता है उसमें, तो वो दोनों में काफ़ी अंतर होता है। जो मध्यम वर्गीय होता है वो सुडौल होता है, और जो गरीब होता है थोड़ा कमज़ोर होता है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैं अमीर लोगों की बात क्यों नहीं किया? अमीर लोग तो फुटबॉल होते हैं। उनका तो ना खाने का ठीक है, ना सोने का ठीक है, ना गाने का ठीक है। मतलब उनका तो, उनके घर में आप देखो सेठों के सेठ जो होते हैं, उनकी महिलाओं को देखो, पता ही नहीं चलेगा कि आगे की तरफ बढ़ रही है, पीछे की तरफ बढ़ रही है। दोनों तरफ सपाट, समान लगता है। उसके बाद उनके बच्चों को देखो, लगेगा कि बड़ा हाथी आगे, उसके पीछे 2-3 छोटे-छोटे हाथी दौड़ रहे हैं। तो यही है बड़े लोगों का कमाल। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो कमज़ोर, और जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं वो सही होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था। आशा करता हूँ कि आप समझ भी गए होंगे। अगला पॉइंट जो है हमारा, कहता है पोषण तत्व का महत्व। ये पोषण के साथ जो तत्व हैं उनका महत्व क्या है शरीर के लिए? तो पोषण तत्व उन खाद्य पदार्थों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो शरीर के विभिन्न क्रियाओं के लिए, वृद्धि विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है।
पोषण प्रदान करता है। पोषक तत्व का भी वही काम है, ये आपके शरीर का विकास करता है, नए टिश्यू का निर्माण करता है, शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर के अंदर बढ़ाता है, नए-नए बीमारियों को लड़ने से शक्ति आपको प्रदान करता है, तो ये पोषक तत्व का महत्व है। पॉइंट हमारा कहता है पोषण का वर्गीकरण। देखिए पोषण के बारे में जान लिया, पोषक तत्व के बारे में जान लिया। अब इसका जो वर्गीकरण किया गया है, इसको जो बांटा गया उसके बारे में जान लेते हैं। पहले नंबर पे आता है बृहत पोषक तत्व। ऐसे पोषक तत्व जो व्यक्ति के आहार में मुख्य भाग होते हैं, मतलब एक ऐसा भोजन जो मुख्य रूप से हम खाते ही हैं, जैसे चावल रोटी। चावल रोटी में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जल तथा वसा। तो यही है हमारा बृहत पोषक, जिसमें मुख्य रूप से वो चीजें आती है जिसको हम अपने आहार का मेन पार्ट बनाते हैं, बृहत पोषक तत्व कहलाता है। दूसरा है सूक्ष्म, जिसे हम माइक्रो पोषक तत्व भी कहते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व वह पोषक तत्व होते हैं जिसकी आवश्यकता तो कम मात्रा में पड़ती है, लेकिन शरीर के समान रूप से काम करने के लिए जरूरी है। जैसे आपका हड्डी कमजोर ना हो, दांत कमजोर ना हो, तो इसके लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम और पोटेशियम तो चाहिए ही चाहिए। जरूरत कम ही है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप खाना छोड़ दो या फिर आप इतना ना गुस्सा हो गए कि कैल्शियम ही खा लिए, चूना पत्थर लेके चबा लिए, तो पता चलेगा कल आप प्लास्टर ऑफ पेरिस ही निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे सूक्ष्म माइक्रो तत्व के बारे में जान लीजिए और बृहत माइक्रो पोषक तत्व के बारे में जान लीजिए। दोनों इंपॉर्टेंट है, एक तो हमारे जीवन का मुख्य भाग है और दूसरा भी जरूरी है, लेकिन छोटे-छोटे हिस्सों में, छोटे-छोटे भाग में। अगला पॉइंट हमारा कहता है पोषणात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए पौष्टिक श्रेष्ठता को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं? तो पहला पॉइंट हमारा कहता है खाद्य एवं पोषण सुरक्षा। सबके लिए उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए, कमजोर वर्ग का जो है वो देखभाल होना चाहिए और स्वच्छ वातावरण। आइए अब हम एक-एक को देख लेते हैं कि किसमें क्या लिखा हुआ है और कौन इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है। हालाँकि इम्पोर्टेंट तो ये सारे चारों पॉइंट है आपके लिए जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए पहला पॉइंट जो है वो कहता है खाद्य एवं पोषण सुरक्षा। प्रत्येक देश, जितने भी देश हैं, उनके जो सरकार होती है, उनका यह मूल कर्तव्य है, मतलब काम है कि अपने नागरिक के खाद्य सुरक्षा प्रदान करें। भोजन से संबंधित सुरक्षा प्रदान करने का कार्य वहाँ के मूलभूत सरकार का काम होता है और नागरिकों को यह स्वस्थ जीवन व्यतीत करने में उनकी मदद करे। दूसरा जो है कह रहा है सबके लिए उत्तम स्वास्थ्य, वहाँ पे अच्छे डॉक्टर, अच्छे उपचार, अच्छे दवाई, संक्रमण का दर कम होना चाहिए और स्वास्थ्य पे व्यक्तियों के नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, इसके लिए स्वास्थ्य भोजन चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए, हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जियां और ये जो जितने भी आजकल फास्ट फूड आ रहे हैं ना, चाउमीन, पिज्जा, मोमोज, इन सबको सबसे पहले बैन करना चाहिए अगर सरकार को अपने देश में स्वस्थ दर को ऊपर उठाना है तो। तो यही सारी चीजें हैं जो सबसे सबके लिए उत्तम माना जाता है। कमजोर वर्ग की देखभाल करने का मतलब है वो लोग जो गरीब हैं, उनको मतलब दिक्कत है, खान-पान की भी दिक्कत है, तो उनके लिए उनको मदद होनी चाहिए, उनके लिए स्नेह, मधुरता, उनकी देखभाल की आवश्यकता होती है। कई ऐसी अवस्थाएँ भी होती है जिसमें ठीक से ध्यान ना रखा जाए। देखिए विकास का दर कम हो जाता है, यदि कमजोर वर्ग के लोग हो। देखिए कई बार मैंने देखा है, ये मेरे आँखों देखा हाल है, जब गरीब महिलाएँ जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको सही तरीके से भोजन नहीं मिलता और उनके सही तरीके से भोजन ना मिलने के कारण उनके जो बच्चे हैं वो विकलांग हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, मतलब गूंगा हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि उनको प्रेग्नेंट के समय में जब 9 महीने वो प्रेग्नेंट थी, अगर उसको सही तरीके से भोजन मिलता, दूध मिलता, हरी पत्तेदार सब्जियाँ मिलता, तो वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती। इसलिए कमजोर वर्ग का देखभाल होना चाहिए और सुरक्षित वातावरण भी होना चाहिए। सुरक्षित वातावरण कहने का मतलब है हरियाली। सबसे पहले तो आप पेड़-पौधे को इसमें जोड़ो और मैं स्वच्छता की बात कर रहा हूँ, मतलब गंदगी नहीं होना चाहिए। सड़कें, नालियाँ और सार्वजनिक स्थान जहाँ पे लोग बैठते हैं, जहाँ पे लोग जमा होते हैं, उनको साफ-सफाई रखना चाहिए। अस्पतालों में साफ-सफाई, सामुदायिक केंद्रों में, विद्यालय में सुरक्षा, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और सुरक्षित वातावरण अगर आपका रहेगा, आप अगर सफाई रखते हो तो अतिसार नहीं होगा, मलेरिया नहीं होगा, हैजा नहीं होगा, हेपेटाइटिस नहीं होगा, टीबी जैसी जानलेवा बीमारी से आप बचे रहोगे। ये सब किससे होगा? सुरक्षित वातावरण से, गंदगी को दूर भगाने से आप इतने चीज़ों में फ़ायदे ले सकते हो। इस प्रकार से आपने देखा चैप्टर 7 क्लास 11 होम साइंस और ये जो पार्ट ए है, ये यहाँ पे समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।